20 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं सीएम धामी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या का कर सकते हैं दौरा। 25,000 कर्मचारियों ने धर्म परिवर्तन का किया ऐलान। प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उपनल कर्मचारी। आपको बता दें, सरकारी विभागों में काम ठप हुआ। लाभार्थियों से संपर्क करेंगे बीजेपी नेता। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा लाभार्थी संपर्क अभियान। फोटो और वीडियो भी बनानी होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख है। 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। पंचांग की गणना के बाद तारीख का ऐलान। 10 मार्च से फिर शुरू होगा बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम। बर्फबारी से रोकी थी रफ्तार। और अब फिर बदलने वाला है मौसम। 19 फरवरी को पहाड़ से लेकर मैदान तक बदलेगा मौसम। बारिश और बर्फबारी के आसार, बढ़ सकती है ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं मनोज मानस। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन कर्मचारियों ने बढ़ा दी है। दरअसल राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के बाद अब उपनल कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आंदोलनरत विभिन्न कर्मचारियों के संगठनों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने जहां लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को बड़ा मुद्दा बनाया, तो वहीं दूसरी ओर सरकार से उपनल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का भी दबाव बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन देकर बीजेपी सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल इसको जीतने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। हालांकि बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के सैकड़ों उपनल कर्मचारियों ने शुक्रवार को राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। नाराज उपनल कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपनल कर्मचारियों के समर्थन में पहले उपवास रखा, फिर कर्मचारियों के प्रदेश में जाकर अपना समर्थन दिया। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी कर्मचारी विरोधी सरकार है, जो लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। यही इसीलिए तो सड़कों पे हैं सर, इसीलिए तो हम सड़कों पे हैं कि जो हमारे धामी जी हैं, आप ये पोस्टर देख सकते हैं। ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये जब विधायक थे तभी हमारे साथ थे, तब इन्होंने कहा था इन लोगों को नियमित किया जाना चाहिए। आज पूरे प्रदेश की कमान इनके हाथ में है और आज ये हम सबसे ज़्यादा हम उपेक्षित हैं। एक उपनल पूरे प्रदेश में जो है ना 70 से 80% कार्यालयों में उपनल कर्मी काम कर रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस पूरे प्रदेश को उपनल का प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद भी हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है। हमें बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। 13 से 14 घंटे हम लोग काम करते हैं इस अल्प वेतन में। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर, मुख्य मांगे आपको सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। हम लोग ने इसलिए डबल इंजन की सरकार को हमने पूरा मौका दिया था। चलो, डबल इंजन की सरकार से ये होगा कि माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि इनको 1 साल के भीतर नियमितीकरण किया जाए और 6 महीने के भीतर जो है इनको समान वेतन दिया जाए। हाईकोर्ट से जीते हम लोग। इनके पास तो बहुत अच्छा वो उदाहरण था कि हम लोग हाईकोर्ट से जीत रहे, इनको पक्का करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। किस बात की वो है? हम लोगों ने एक दिन रात एक करके इस भारतीय जनता पार्टी को वोट लगा के जिताए हैं। 28,000 कर्मचारी है। अगर आप एक परिवार में 4 लोग भी लगाएंगे तो हमारे वोट से ये लोग जीत रहे हैं, सरकार बन रही है इनकी। इन बच्चों के इनकी मांगों के साथ अपनी जुड़ता जाहिर करने, अपनी भावनात्मक समर्थन इनको देने के लिए आया हूं। और इसीलिए मैं नॉर्मली मंत्री के वहाँ जब कूच इत्यादि होता है मैं उसमें सम्मिलित नहीं होता, मुख्यमंत्री या विधानसभा कूच में सम्मिलित होता हूँ। और क्योंकि इन्होंने जो कुछ अपने प्रस्ताव में कहा है उससे मैं बहुत द्रवित हूँ, बहुत चिंतित भी हूँ। और स्वाभाविक है कि भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं, भविष्य का कोई निश्चय नहीं है। एक तरफ जहां उपनल कर्मचारियों का आंदोलन है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर बीजेपी सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत ने देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मुलाकात कर लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखे जाने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में देश के 85 लाख एनपीएस कर्मचारी अब बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है। उनका कहना है उत्तराखंड राज्य कर्मचारी प्रदेश है। राज्य की आजीविका का मुख्य साधन सरकारी कर्मचारी है। उत्तराखंड में गुजरात की तरह उद्योग नहीं है। यहाँ रोजगार के रूप में सिर्फ सरकारी नौकरी है और उत्तराखंड सरकार पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए गंभीर नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली कांग्रेस का बड़ा मुद्दा होगा। जी इस वक्त राजनीतिक हाशिए पर हैं और केवल जनता द्वारा नहीं, उनकी पार्टी द्वारा भी उनको हाशिए पर रखा गया है, क्योंकि कोई नेता उनको पूछ नहीं रहे। तो इस कारण वो और कुछ नहीं, राजनीति करने के लिए, राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सब जानते हैं ये कर्मचारी विरोधी क्या, हम तो हर जन के जो है हितैषी सरकार है। हमने कर्मचारियों की सभी मांगों को समय समय पर पूरा किया है। कर्मचारियों को समय समय पर जो है जो उनकी डिमांड रही थी उनके अनुसार जो है उनके भत्ते सब कुछ जो है हमारी सरकार ने दिया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्देश भी दिया, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने लागू की। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद उसको फिर से टर्न डाउन बीजेपी ने किया है। तो कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि कौन उनके पक्ष में है। आज जितने घर चल रहे हैं जिसमें बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, वो पेंशनर्स के परिवार से परिवार चल रहा है। और आने वाले 10-15 साल बाद की अगर हम कल्पना करें, अगर हमारे पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी और बेरोजगारी का जो हाल है, तो परिवार कैसे चलेंगे, घरों की भयानक स्थिति हो जाएगी। और राहुल गांधी जी ने कमिटमेंट दिया है और हमारे खड़गे साहब ने कि अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। लेकिन इसका जो सबसे सीधा और सरल उपाय है वो केंद्र में जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आएगी तभी हम इसको पूरे भारत में कर सकते हैं। और वही एक तरीका है ताकि इस हमारे स्ट्रक्चर को कोई खराब ना कर सके। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन नाराज कर्मचारियों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कर्मचारी राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपनगर कर्मचारियों ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? क्या कर्मचारियों का साथ कांग्रेस की नैया पार लगाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों कर्मचारियों की लड़ाई धर्म परिवर्तन तक आ गई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली खबर की। हर वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। बीते वर्ष से 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 लाख के पार जा पहुंचा। इस बार भी श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है, जिसको लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय हो चुकी है। साथ ही परंपरा अनुसार केदारनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया को खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या ने नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। इस वर्ष भी हमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल सकती है। खोलने की तिथि तय हो चुकी है। 12 मई को भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया को परंपरा अनुसार भगवान केदारनाथ जी के कपाट भी खुल जाएंगे। तो एक तरीके से 4 धाम यात्रा इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी मई माह में। इसको लेकर आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो 4 धाम यात्रा थी उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुँचे हैं और लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इस वर्ष भी जैसे हमको सूचना मिल रही है और जो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे, तो उस और एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। तो उस परिस्थिति में जब हमारे सामने बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु रहेंगे तो उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, उनका भी हम आकलन कर रहे हैं और उस अनुरूप अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर 4 धाम यात्रा को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर तैयारियों को लेकर के उनकी जायजा लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए उनकी यात्रा सुखद रहे, मंगलमयी रहे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर की आशा कार्यकर्तियों ने नैनीताल के गांधी पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी
की है। धरना प्रदर्शन कर रही आशाओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 18 साल पहले मात्र शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए रखी गई आशा वर्करों के वेतन में वृद्धि नहीं की है, जबकि प्रदेश में 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर प्रदर्शन कर रही आशाओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार महिलाओं का शोषण भी कर रही है। आशाओं ने कहा कि जब तक सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के साथ 21,000 रुपये मासिक देने के साथ रिटायर होने के बाद पेंशन भी फिक्स नहीं करती, तब तक प्रदेश भर की महिलाएं कार्य बहिष्कार करने के साथ ही चुनाव बहिष्कार भी करेंगी। ये सोचते हैं कि आशा अपने घर के अपने बच्चों को 5,000 में पाल देगी। ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है और हमारी सरकार के लिए भी, जो महिला सशक्तिकरण की इतनी बड़ी बातें करने वाली सरकार, महिला को कितना शोषण इन लोगों ने कर रखा है ये भी देखिए। और वो 5,000 भी ताजुब की आता है, वो भी एक साल में कभी आता है और कभी नहीं आता है। अब हमारी मांग है कि आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक आशाओं को कम से कम एक मुश्त 10 लाख का एक पैकेज दिया जाए और जो आशाएं बूढ़ी हो रही है उनको पेंशन का प्रावधान दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं हमारी, क्योंकि बुढ़ापे सारा तो आशाओं ने यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन बुढ़ापे में घर जाएंगे तो कौन उनको खाने के लिए देगा। ऐसे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे और हम चुनाव का भी बहिष्कार करें। अब रुक रही अगली अहम खबर की। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह में चल रहे धरने की समाप्ति से पहले वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाब शम्स रुड़की पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, जिसके चलते वह दरगाह में इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सादाब शम्स यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कलियर दरगाह में भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर लगाम लगा है। तो ये अच्छा प्लान नहीं है। ये कुछ लोग उन्हें बेवजह मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए बेवजह धरने पे बैठने की चुनावी एक राजनीतिक साजिश लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये बात तो 4-5 दिन पहले क्लियर हो गई थी। वहां जो लोग धरने पे बैठे हैं, हम लोगों ने कह दिया था कि ये वाली लाइन लोगों की सहमति नहीं है, हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर उसके बावजूद धरने पे क्यों बैठा गया? जब आश्वासन दे दिया कि उस चीज को खत्म कर रहे हैं, तो फिर ये धरना नहीं होना चाहिए था। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। आप रुक करते हैं अगली खबर का। CHQ BSNL आपको बता दें कि आह्वान पर जिला मुख्यालय नैनीताल में भारत संचार निगम कर्मचारी संघ ने नैनीताल BSNL कार्यालय में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों जैसे वेव रिवीजन, 3rd PRC वेतन संशोधन करे, BSNL को 4G और 5G देने व मानव संसाधनों के पुनर्गठन की समीक्षा करने के साथ ही कर्मचारियों के करार पेंशन संशोधन करे और नई प्रमोशन नीति लागू करे। ये जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उसके आह्वान पर हमने 1 दिवसीय स्ट्राइक का आह्वान किया है। इसमें हम लोगों की मांग है, हमारी एक 3rd PRC जो नहीं लगी है वो लगाई जाए। दूसरा, BSNL को 4G और 5G स्पेक्ट्रम दिए जाए, जिससे कि BSNL आगे ग्रोथ करे। और दूसरा, जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर वगैरह हैं उनको न्यूनतम वेतन का करीब 26,000 रुपये देने की कृपा करे सरकार। अगर मांगे नहीं मानी तो फिर आगे की लड़ाई फिर लड़ेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला में किसानों के द्वारा बुलाए गए ग्रामीण भारत बंद का असर तो नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र के किसानों ने कांग्रेस और अखिल भारतीय किसान यूनियन के लोगों के साथ संयुक्त किसान एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर बाजार में ट्रैक्टर रैली निकाली और तहसील तक प्रदर्शन कर मार्च किया। किसान नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की है। MSP कानून बनाने के साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन आज एक बार फिर किसानों को अपने आप को उपेक्षित महसूस किसान कर रहे हैं, जिसके कारण एक बार फिर किसान आंदोलित होते नजर आए हैं। आंदोलित किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर प्रधानमंत्री ने ठोस कदम नहीं उठाया तो आगे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे किसान। इस अवसर पर किसानों ने
एसडीएम डोईवाला अपर्णा डोंडियाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। आज पूरे हिंदुस्तान में आज ग्रामीण भारत बंद का जो आह्वान संयुक्त किसान संगठनों ने किया है, हमारा समर्थन उसको है। और किसान आज मांग क्या कर रहे हैं? 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि वो एमएसपी लाएंगे, किसान उसकी मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान उनसे बात कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आप अपने वादे पूरा करो। किसान तो मात्र नरेंद्र मोदी जी से किए हुए वादे उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, बल्कि हम अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हैं। अखिल भारतीय किसान सभा हमारा संगठन है और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा नहीं, पूरे जितने भी संगठन हिंदुस्तान के अंदर हैं वो आज आंदोलन के लिए बाध्य हैं। वजह यह है कि 2 साल हो चुके हैं जब सरकार ने कानून वापस लिए थे, एमएसपी गारंटी देने का हमसे वादा किया था कि कहा था हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे और उस पर एमएसपी की गारंटी देंगे। जो आज किसान वो जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है और हरियाणा में है, जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों पे आज की तारीख में वहाँ पे दमन किया जा रहा है, ये और जिन शर्तों को लेके भारत सरकार यदि अपनी शर्तों को और अपनी जो किसानों से वादे के पीछे हट जाएगी तो फिर आम आदमी कहाँ किसके पास जाएगा। बंद उन्होंने अपने काम बंद किए हैं, आज वो अपने घर बैठे हुए हैं और कोई भी किसान बहुत काम नहीं कर रहा है। और शुगर फैक्ट्री में जाके देख लीजिए, वहाँ भी ट्रैक्टर नहीं है, गन्ना लेके आए, वो बाद में जो टाइम दिया उसके बाद ही आएंगे लोग किसान वहाँ। तो किसान इसका समर्थन कर रहे हैं और आज हम उसी को लेके आज हम तहसील पे प्रदर्शन करने आए हुए हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप आगे देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन।